नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तारीख है कितनी दोस्तों? आज तारीख है 12 फरवरी 2021। आज की आपकी करंट अफेयर्स आपके लिए आ चुकी है। सभी लोग क्लासेस को शेयर कर देंगे और सभी लोग क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। रेवती यादव जी, मनाली गुप्ता, मनोवर अंसारी, वीर सिंह, पूजा वर्म मिश्रा जी, कीर्ति पांडे, साजिया कौशल, सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। सभी लोग को आवाजें आ रही होंगी। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास आपकी 12 फरवरी 2021 की। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और सभी लोग नोट्स को लिखेंगे। एग्जाम कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में एक अपना अच्छा सेक्शन लेकर आती है, तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत जरूरी है जो कि आपका एग्जाम में छूट जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए। हाल ही में यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो आप लोग को बताना है कि जो आपके डिजिटल भुगतान की जो कंपनियां हैं, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, इनमें से किसके साथ मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एसीआई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो भी हाल ही में किसी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या दिया गया है? एसीआई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द ईयर कस्टमर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में कर्नाटक ने अपना नया 31वां जिला बनाया है, उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, कभी प्राचीन भारत में विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाने जाने वाला अब वो आपका नया एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध फोटोग्राफर ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? तो यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी के क्षेत्र में सबसे बड़ा आपका जो ये अवार्ड है वर्ल्ड का, ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किसी एक फोटोग्राफर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 जो कि 10 तारीख को शुरू हुआ था का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में ये उद्घाटन किसने किया था और ये कब तक चला है, आपको इसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश से कोविड-19 के प्रसार की जांच में लैब लीक के सिद्धांत को खारिज कर दिया है? जैसा कि चाइना अब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। चाइना ये कोशिश कर रहा है कि वो क्या हो कि इस इल्जाम से हट जाए कि उसके लोगों ने नॉन वेज खाकर या गलत तरीके के जीवों को खाकर उनसे वायरस फैलाया है। तो वो कह रहे हैं कि लैब के माध्यम से टेस्टिंग की वजह से ये फैला था। हाल ही में किस देश ने साल 2023 में चंद्रमा पर पहुंचने के लिए स्पेस प्रोग्राम की घोषणा की है? जैसे अभी यूएई ने अपना पहले ही कोशिश में अपना जो यान था वो मंगल ग्रह पर उतारा है, मंगल की कक्षा में उतारा है। वैसे ही अभी किसी एक देश ने घोषित किया कि अगले 3 सालों में हम क्या करेंगे, अपने परीक्षण अभियान शुरू करेंगे अंतरिक्ष के। हाल ही में किस सरकार ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहते हैं, में शामिल होने का फैसला किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है? तो अभी हाल ही में जलीकट्टू जो थी वो तो हट गई है, लेकिन कोई और शॉर्टलिस्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको सीपीसीबी भी कहते हैं, ने किन कंपनियों पर प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को ना देने पर 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो आपकी पेप्सिको है, बिस्लरी है या फिर जो कोक की जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या करती हैं, इनको अपने डिस्पोजल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब डिस्पोजल्स के बारे में इनको बताना होता है और वो जानकारी इन्होंने नहीं दी है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे। राकेश पासवान जी, रेवती यादव जी, सभी को बहुत बहुत चेयरफुल मॉर्निंग। मनाली गुप्ता, बहुत बहुत खुश रहिए। सभी लोग क्लास को शेयर करिए और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शेयर करने का काम आप लोग का है और लिखने पढ़ने का काम भी आप ही लोगों का है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड आने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आया दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में यूपीआई, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग आंसर जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में फोन पे के साथ, फोन पे डिजिटल भुगतान कंपनी है जो कि फोन पे के साथ अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने क्या की है? एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है। ठीक है, अभी एक्सिस बैंक ने जो एमओयू किया है, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इनका हुआ है,
वो इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ क्या किया, तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए भाई, अब यहां पर है क्या, जैसे कि एनपीसीआई की अगर हम लोग बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। भारत में जितने भी डिजिटल भुगतान से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन सिस्टम है, गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, जितने भी हैं, सभी को ऑथराइजेशन मिलता है रिजर्व बैंक से। लेकिन रिजर्व बैंक से ऑथराइजेशन कौन दिलवाता है, तो वो दिलवाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप एनपीसीआई कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आप एनपीसीआई कहते हैं। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, एनपीसीआई की स्थापना 2008 में मुंबई में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई द्वारा ही क्या किया जाता है, इनको लीगलाइज किया जाता है, यानी इनको अधिकृत किया जाता है। तो इनकी घोषणा के आधार पर एनपीसीआई ने अभी घोषणा की है कि इस साल आपका जो जनवरी का महीना था, जनवरी 2021 में या 2021 में अगर हम देखें तो फोन पे का यूज सबसे ज्यादा किया गया है। आपको पता है 968.72 मिलियन ट्रांजैक्शन किए गए हैं। ठीक है, तो जनवरी 2021 में फोन पे ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और फोन पे का प्रयोग करके जो उपभोक्ता हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, लगभग 968.72 ट्रांजैक्शंस केवल एक महीने में किए गए हैं, जो कि आपके फोन पे के माध्यम से किए गए। तो इस आधार पर फोन पे भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला डिजिटल एप्लीकेशन है जो भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी एक्सिस बैंक ने क्या किया, फोन पे के साथ क्या किया है, साझेदारी की है कि हम आपको क्या करेंगे, एक्सिस बैंक अपना @AXL जो इनका हैंडल है, इस हैंडल को फोन पे का प्रयोग करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को एक्सिस बैंक के इस हैंडल के माध्यम से यूपीआई आईडी बनाने का पूरा अधिकार मिलेगा और इससे भी वो क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सिस बैंक क्या चाहता है, एक्सिस बैंक चाहता है अपने इस हैंडल का प्रयोग करना। तो इस हैंडल का प्रयोग करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए जितने भी आपके फोन पे के उपभोक्ता हैं या फोन पे के जितने भी कस्टमर्स हैं, फोन पे के यूजर्स जितने भी हैं, इन यूजर्स को यूपीआई आईडी बनाने का पूरा अधिकार, इनको यूपीआई आईडी का अधिकार दिया है। समझ में आया सभी को? तो ये आपका अधिकार किसने दिया है, एक्सिस बैंक ने दिया है, जो किसके साथ मिलकर दिया है, फोन पे। क्योंकि फोन पे के पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, इनके कस्टमर्स अगर एक्सिस बैंक को मिलेंगे, अगर हम दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और @AXL हैंडल से भी हम अपना डिजिटल पेमेंट का यूज करेंगे, तो एक्सिस बैंक की अपनी कमाई और इनका भुगतान प्रक्रिया या इनका डिजिटल भुगतान बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर समझौता किया गया है किसके साथ, फोन पे के साथ। सभी का क्लियर है कि नहीं? ये सब किसके तहत होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब यूपीआई के तहत होता है। यूपीआई को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस इंटरफेस के माध्यम से दोस्तों क्या होता है कि हम मल्टी बैंकिंग का डिजिटल भुगतान का यूज कर सकते हैं, इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। अब ये यूपीआई कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, तो ध्यान रखिए यूपीआई का सिस्टम कब स्टार्ट किया गया, 2016 में स्टार्ट किया गया था, 2016 में ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो अब यूपीआई आईडी के माध्यम से आप एक बैंक से दूसरे बैंक, मतलब दो बैंकों के अकाउंट का आप यूज कर सकते हैं। तो ये यूपीआई आईडी के माध्यम से जो कि 2016 में स्टार्ट हुई, सभी आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस तरीके से यूपीआई आईडी प्रदान करते हैं, जिसमें आप एक ही जगह से आप क्या कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, उसको मनी ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक्सिस बैंक का आपका क्या है, आपका समझौता है। गूगल पे की बात करेंगे दोस्तों, पेटीएम की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा गूगल पे और पेटीएम की बात करेंगे तो गूगल पे की स्थापना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। कब हुई थी, 2011 में हुई थी। गूगल पे की स्थापना 2011 में हुई और पेटीएम जो आपके काफी पुराने में चलता है, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, पेटीएम की स्थापना आपकी 2010 में हुई थी। कब हुई थी, 2010 में हुई थी। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, इनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया करते हैं। और फोन पे की अगर बात की जाएगी तो ध्यान रखिए, फोन पे की स्थापना बहुत बाद में की गई, 2015 में की गई थी, लेकिन फोन पे ने सबसे तेजी से डिजिटल भुगतान का यूज करवाया। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहिए और ध्यान रखिएगा फोन पे के चीफ कौन है, सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि फोन पे के चीफ कौन है, गूगल पे के चीफ कौन है और पेटीएम के चीफ कौन है। तो फोन पे के चीफ कौन है भाई, फोन पे के चीफ आपके कौन है, समीर निगम जी हैं, फोन पे के चीफ हैं। आपके गूगल पे की चीफ कौन है, आपका शिखा शर्मा है। और पेटीएम के चीफ कौन है, पेटीएम के चीफ कौन है भाई, विश्व शिखर शर्मा है ना, विश्व शिखर शर्मा। सभी का क्लियर है कि नहीं है? हाँ, क्लास अभी साइंस की नहीं चल रही है। ठीक है, हाँ, फोन पे के सीईओ कौन है, समीर निगम जी है। क्लियर हो गया सभी का? तो आपके ये हो गया आपका आंसर।
आप लोगों को ये मैं जो यहां पर लिख के बता देता हूं, ये आप लोगों को एप्लीकेशन पे एडू स्टोर पे ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करता हूं, फिर वो आपके पे सेंड किया जाता है, तो आप लोग इसको दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हम लोग ध्यान रखिएगा, इन चीजों को ध्यान रखा करिए। ये सब चीफ या सीईओ और एमडीज वगैरह बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फोन पे के चीफ कौन है? फोन पे के चीफ आपके समीर निगम जी हैं। आपके गूगल पे की कौन है? शिखा शर्मा है। और अगर हम बात करेंगे पेटीएम की तो कौन है? विजय शेखर शर्मा है। क्लियर हो गया सभी का? इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा फोन पे जो है, फोन पे किसकी इकाई के रूप में काम करती है? तो इसके पेरेंट आपके फ्लिपकार्ट है। कौन है? फ्लिपकार्ट है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई, है ना? क्लास को शेयर भी करते रहा करिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, सभी क्लियर है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एसीआई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड जीता है? अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं, ध्यान रखना दोस्तों, अगर बहुत बार एग्जाम में आया पेटीएम का मुख्यालय, तो ध्यान रखिए पेटीएम का मुख्यालय मैंगलोर में नहीं है, पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में है। ठीक है, पेटीएम का मुख्यालय कहां पर है? नोएडा में है। सभी को क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फोन पे का मुख्यालय आपका कहां पर है? बैंगलोर में है। ठीक है, अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एसीआई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है आपका केम्पागोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ध्यान रखना, केम्पागोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसका नाम है? ये बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, बेंगलुरु एयरपोर्ट को नाम दिया गया था केम्पागोवड़ा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसका नया नाम ये चेंज हुआ था। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट को केम्पागोवड़ा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपका गुजरात का एयरपोर्ट है। ठीक है, और अगर इंदिरा गांधी, ये तो सबको पता है, आईजीआई यानी कि आपका दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, सभी क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में क्या किया गया है? हाल ही में एसीआई क्या है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। एसीआई को हम क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल करती क्या है, या फिर ऐसा अवार्ड क्यों दिया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है, जो कि आपके न्यूयॉर्क बेस्ड आपका इंटरनेशनल है, और सॉरी जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल है, और इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 1991 में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 1991 में 1991 में जेनेवा में बनाया गया था। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये हर साल वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड किसी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देते हैं। तो इस साल का ये अवार्ड किसको मिला? बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के समय देखा जाए तो कोविड-19 के समय जो एयरपोर्ट ये मान्यता जो होती है, जो वॉइस ऑफ द कस्टमर की जो मान्यता है, ध्यान रखिए ये किसको दी जाती है? ये उन एयरपोर्ट्स को मान्यता देते हैं जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि उनको फैसिलिटीज और उनको प्राइमरी फैसिलिटीज या प्राथमिकताएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के समय में बेंगलुरु एयरपोर्ट ने वॉइस मैसेजेस के माध्यम से सारी प्रकार की जानकारियों को फैलाया कि कोविड कैसे फैल सकता है या क्या हो सकता है, और सारे ग्राहकों को जागरूक किया, प्रमोट किया कि आगे बढ़िए, और उनको उनके अंदर के भय को उसको भगाया। तो ध्यान रखिएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि प्रतिबद्ध रहे कि उनकी आवाज को साल 2020 की कोविड-19 के समय सभी लोगों ने उनको सुना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केम्पागोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को इस बार ये वॉइस ऑफ द कस्टमर का क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट है, या BIAL भी बोल सकते हैं, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, इनका अपना जो थीम है, वी आर देयर फॉर यू। तो ध्यान रखिएगा, वी आर देयर फॉर यू, ये इस एयरपोर्ट का अपना थीम है। ठीक है, देयर फॉर यू, इस थीम पे ये लोग काम करते हैं। तो कोविड-19 के समय में अगर हम लोग देखें तो कोविड-19 के प्रकोप के बाद संदेशों को फैलाने और यात्रियों को क्या करने, उनके यात्रियों को विश्वास जगाने के लिए बड़ी मेहनत करी है आपके बेंगलुरु एयरपोर्ट ने वॉइस मैसेजेस के माध्यम से। इस बार इनको केम्पागोवड़ा को इस बात का अवार्ड मिला है, जो कि आपका एसीआई ने दिया। एसीआई कहां किया दोस्तों? ये जेनेवा किया। 1991 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई, है ना? क्लास को शेयर भी करते रहा करिए ताकि क्लास को अच्छे से आगे से बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट एक नई खबर आई है दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका ने अपना नया 31वां जिला बनाया है। उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 31वां जिला जो बना है वो कौन सा है दोस्तों? विजयनगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विजयनगर का भी आपने नाम सुना होगा। हम्पी का नाम सुना है? तो हम्पी जो स्थान है वो आपके विजयनगर क्षेत्र में जाता है, और ये कैसे बना था मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो अभी हाल ही में कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट जो बना है वो आपका विजयनगर को घोषित किया गया है। ठीक है, ये किससे निकाला गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका लिखा हुआ है
बेल्लारी लिखा है कि नहीं, इसको बेल्लोरी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, इसको बेल्लोरी कहते हैं। कर्नाटका के बेल्लोरी में से निकालकर आपका कौन सा जिला बना है, विजयनगर। ठीक है, तो ये बेल्लोरी से अलग किया गया है, बेल्लोरी से अलग करके इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब जो विजयनगर आपका बनेगा तो प्राचीन काल में भी विजयनगर का बड़ा महत्व रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके मध्यकालीन इतिहास के दौरान, मिडिवल हिस्ट्री के दौरान अगर मैं आपको बता दूं, विजयनगर साम्राज्य 1336 में कभी हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति हुआ करते थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की कहानी है। तो ये हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। ये वही विजयनगर साम्राज्य है जो आज जिले के रूप में क्या हुआ है, घोषित हुआ है। क्लियर है सभी का। ये विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसी में आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है वो इसी में आती है आपकी हम्पी। ध्यान रखिएगा, हम्पी नाम की जो आपकी विश्व विरासत सूची है ये आपकी किस क्षेत्र में ही आती है, विजयनगर क्षेत्र में आती है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखिए, ये आपका क्या हुआ है, ये आपका 31वें जिले के रूप में कर्नाटका के घोषित हुआ है। ठीक है, अब इस विजयनगर में 6 तालुक आएंगे, यानी 6 तालुकों को घोषित किया जाएगा। इसको 6 पार्ट में तोड़ा गया है, 6 पार्ट में इसको तोड़ा गया है। क्लियर हो गया। तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य के सभी क्लियर है। सबसे बड़े तालुकों में देखा जाए, इनके विजयनगर का जो छठा सबसे बड़ा तालुक है वो आपका कोटेरू ही है। कोटेरू इसका सबसे बड़ा तालुक है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का, सभी को क्लियर है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका नया जिला घोषित हुआ है 31वें जिले के रूप में कर्नाटका के अगर मुख्यमंत्री का नाम पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, येदियुरप्पा जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है कि नहीं है। और वाजूभाई वहां के क्या है, वाजूभाई आपके कर्नाटका के राज्यपाल है। क्लियर है। और येदियुरप्पा वहां के सीएम है। क्लियर हो गया। येदियुरप्पा जी एक बार कोयला आवंटन घोटाले में भी मनमोहन सिंह जी के साथ फंस चुके हैं। ठीक है, और एक बार ये बेंगलुरु एयरपोर्ट जो कैंपागौड़ा अभी मैंने आपको बताया, बेंगलुरु एयरपोर्ट की जमीन को बेचने के चक्कर में भी ये फंस चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके मुख्यमंत्री जी हैं जो कि आपके कर्नाटका के हैं। क्लियर हो गया सभी का, सभी का क्लियर है कि नहीं है। और यूनेस्को यानी कि ये जो हम्पी जो रॉकेट टेम्पल्स के लिए फेमस है और रॉकेट क्षेत्रों के लिए फेमस है, इग्नियस रॉक्स के लिए बहुत फेमस है, अग्नि चट्टानों के लिए बहुत फेमस है, वो हम्पी आपका विजयनगर में ही आता है। विजयनगर के शासकों की अगर बात करेंगे तो कृष्णदेव राय यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में घोषित हुआ था। क्लियर हो गया सभी का। तो ये आपका 31वां जिला किसका, कर्नाटका का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फोटोग्राफर ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है कौन सा, आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो हर साल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार दोस्तों किसने जीता है, रॉबर्ट इरविन ने। ठीक है, किसने जीता है, रॉबर्ट इरविन। ध्यान रखिएगा, इरविन के नाम से आप याद कर सकते हो, इरविन नाम का भारत का एक वाइसरॉय भी था जो कि गांधी जी के समय में था, और भगत सिंह के फांसी के दौरान इरविन ही वाइसरॉय था। तो वहां से याद हो जाएगा आपको। रॉबर्ट इरविन नाम के एक फोटोग्राफर है जो कि ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है, एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है आपके रॉबर्ट इरविन। तो रॉबर्ट इरविन को इस साल का क्या दिया गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। क्लियर हो गया सभी को। अब ये कौन देता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ये एक पीपल्स चॉइस अवार्ड होता है, इसको पीपल्स चॉइस अवार्ड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर को पीपल्स चॉइस अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इनकी कौन सी फोटोग्राफी बहुत फेमस हुई है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो 2020 में आपके ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुए थे, तो बुश फायर के दौरान जो जंगलों में वहां पर आग लगी थी, उसकी जो तत्कालीन समय की ही इन्होंने एक टाइगर एक वहां पर रिजर्व है, उस रिजर्व पर इन्होंने ड्रोन के माध्यम से फोटो क्लिक की थी, उस फोटो को ही इनका क्या दिया गया है, सबसे बड़ा अवार्ड प्रदान किया गया है। सभी का क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये वो संस्था है, नेचुरल हिस्ट्री, ये वो म्यूजियम संस्था है जो क्या करती है, जो किसी भी बड़े फोटोग्राफर की फोटो को अपने म्यूजियम में रखती है और ये अवार्ड देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया। अगर हम म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो ये कब स्थापित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 1967 में स्थापित हुआ था, और ये कहां पर स्थापित है, न्यूयॉर्क में स्थापित है। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए में स्थापित है। क्लियर है। हर साल ये लोग ये अवार्ड दिया करते हैं, जो इस बार किसको मिला है, रॉबर्ट इरविन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन है, उनको मिला है। ठीक है,
किसके माध्यम से मिला है? तो ध्यान रखिए ये किस वजह से मिला है? 2020 का जो बुश फायर था, ऑस्ट्रेलिया का जो बुश फायर हुआ है, जो जंगली क्षेत्रों में आग लगी है, के एक फोटो के लिए इनको दिया गया है, फोटोज के लिए दिया है। ठीक है, इन्होंने जो अपनी जो फोटो जो क्लिक किया उसका नाम ही है बुश फायर इमेज। ठीक है, बुश फायर इमेज। तो बुश फायर इमेज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। क्लियर है दोस्तों? ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कहां से क्लिक करी? तो ध्यान रखिएगा ये इन्होंने क्लिक करी थी, वहां पर एक रिजर्व है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है केप यॉर्क क्वींसलैंड। ध्यान रखिएगा केप यॉर्क क्वींसलैंड। ये वो क्या है? ये वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर जब बुश फायर हुआ था तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर अपने ड्रोन की सहायता से इन्होंने उस फोटो को क्या किया था? क्लिक किया था। तो ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर आग लगी थी और जिस माध्यम से उन्होंने फोटो क्लिक की। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है? रॉबर्ट इरविन द्वारा किया गया है। क्लियर हो गया सभी को? सभी का क्लियर है कि नहीं? तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे। ठीक है, हाँ सभी क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्लास को शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? तो किसने ही किया होगा? इस बार वर्चुअली फिर से उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया था? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो कि 2021 में घोषित की गई है, उसको इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने ही शुरू किया। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये कब से कब तक शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा आपकी जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है 2021, ये शुरू हुई थी 10 फरवरी को और ये आज ही तक आपका है 12 फरवरी तक। तो 10 फरवरी से 12 फरवरी के दौरान 2021 के दौरान वर्चुअली यानी कि आपका डिजिटली इसको क्या किया गया है? इसको शुरू किया गया था। इसको नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया? पीएम मोदी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। इसमें हमारे भारत के कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपके जो मेन जो पर्यावरण से रिलेटेड मंत्रालय हैं कौन कौन से होंगे भाई? ध्यान रखिए वन और पर्यावरण मंत्रालय, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इसको क्या करवाया है? शुरू करवाया है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मेन होस्ट किया है। क्लियर हो गया दोस्तों? और आपका एक और मंत्रालय जो इसके साथ काम कर रहा है, नवीनीकरणीय मंत्रालय। नवीनीकरणीय मंत्रालय का मतलब हो गया आपका कौन सा? रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसने इसको क्या किया है? लॉन्च किया। ठीक है, ये आपका आज 12 फरवरी तक इसको लॉन्च किया जाएगा। जो इस बार का जो सम्मेलन है, तो सम्मेलन आपका कौन इसको मेन फोकस इसका दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा तेरी एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इस बार का मेन फोकस इनका रहा है। ठीक है, ये तेरी जो है जिसको द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कहते हैं, 1974 में 1974 में ये क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। 1974 में तेरी की स्थापना की गई थी और जो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बैठक हुई है वो उनमें मेन फोकस इस बार तेरी रहे, जो कि भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारे प्रकार के सुझाव दिया करते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग अपने देश को बचा सकते हैं और रिसोर्सेज के रूप में जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा इसका थीम, ध्यान रखिएगा इस वक्त थीम जो था, जो विषय को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही ज्यादा आते हैं। तो विषय आपके पिछले बार का ही है, 2020 का ही विषय दिया गया है। क्या विषय है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। तो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इस बार की थीम रखी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? स्वागत किया। क्लियर हो गया सभी का? सभी क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वर्चुअली मोदी जी ने उद्घाटन किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको बोलते हो विश्व सतत विकास सम्मेलन। विषय रखा गया रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर और जलवायु परिवर्तन, वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसमें इस बार भाग लिया है। जो मेन फोकस रहा वो तेरी का है, तेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो कि 1974 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। सभी का क्लियर है कि नहीं है?
सभी का क्लियर है? चलिए सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई, क्लास को शेयर करते रह करिए, क्लास को शेयर करते रह करिए, ताकि हम लोग क्या करें, ताकि हम लोग क्लासेस को आगे भी बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में WHO ने किस देश से कोविड-19 के प्रसार की जांच में लैब लीक के सिद्धांत को खारिज कर दिया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बात चाइना की कहीं से भी नहीं चल रही है। डॉक्टर पीटर बेन एम्बर्ग, डॉक्टर पीटर बेन एम्बर्ग नाम के एक जो वैज्ञानिक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में 12 दिवसीय यात्रा पर गई चाइना के। और चाइना के जब 12 दिवसीय यात्रा पर गई दोस्तों, तो वहां पर क्या हुआ, चाइना के वुहान सिटी में जाकर WHO ने यह जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है जो यहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या बोला, चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग लैबोरेटरीज में कुछ रिसर्च कर रहे थे, उस रिसर्च के दौरान क्या हुआ, कोविड-19 के प्रसार की जांच में जो इन्होंने बोला लैब लीक के सिद्धांत, कि लैबोरेटरी में रिसर्च के दौरान क्या हुआ है, वहां से एक वायरस जनरेट हुआ था जो कि पूरे वुहान सिटी में फैला और फिर ये पूरे चाइना, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो WHO के जो वैज्ञानिक हैं, जो जिनका नाम है डॉक्टर पीटर बेन एम्बर्ग, उन्होंने इस बात को WHO की तरफ से खारिज कर दिया है कि चाइना ये बात झूठ बोल रहा है कि आपके लैब लीक सिद्धांत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पक्का किसी प्रजाति के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश हुआ है, और प्रजाति के माध्यम से प्रवेश हुआ है, इसका मतलब आप लोगों ने किसी भी कोई रिजर्व्ड या फिर कोई ऐसी प्रजाति को आप लोगों ने भोजन के रूप में खाया है जो कि लीगल नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा, इस बार क्या हुआ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, डॉक्टर पीटर बेन एम्बर्ग, डॉक्टर पीटर बेन एम्बर्ग के नेतृत्व में क्या किया गया है, 12 दिवसीय चाइना के वुहान सिटी की यात्रा की गई थी, दिवसीय वुहान सिटी की यात्रा की गई। और ये जब वुहान सिटी की यात्रा की गई है, तो इस वुहान सिटी के दौरान चाइना ने बोला कि लैब लीक सिद्धांत जो था, तो इन्होंने लैब लीक सिद्धांत को खारिज कर दिया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लैब लीक जो इनकी थ्योरी थी उसको खारिज करके उन्होंने साफ घोषणा कर दी है कि यहां पर ऐसा कुछ भी हुआ है, जो कारण बताया जा रहा है वो यही है, प्रजाति के माध्यम से, किसी भी प्रजाति के माध्यम से क्या हुआ है, वायरस फैला है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ध्यान रखिएगा, WHO की देखी जाए तो WHO की मेंबरशिप से चाइना को बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सूची में से भी क्या होगा, चाइना के जो प्रस्ताव हैं वहां पर जो शामिल कर लिए जाते हैं आपके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, वो सब खारिज हो जाएंगे। तो प्रजाति के माध्यम से ये फैला है, तो चाइना पर पूरी तरीके से इसका इल्जाम लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका WHO द्वारा किया गया काम है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चीन हो जाएगा। क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम लोग कोविड के बारे में देखेंगे तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने सुना होगा इबोला वायरस नाम का भी एक वायरस था, जो इबोला वायरस आपके अफ्रीका में फैला था। अभी तक देखा गया कि दुनिया में केवल अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर बहुत ज्यादा वायरस फैलते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में दोस्तों बुशमैन नाम की जनजाति होती है, बुशमैन है या पिग्मीज है, पिग्मीज जनजाति होती है, जो लोग क्या करते हैं, ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। कच्चा मांस खाने की वजह से अफ्रीका में तेजी से वायरस फैलता था, जिसकी वजह से वहां पर इबोला नाम का वायरस भी फैला था। दोस्तों ध्यान रखिए, इबोला की शुरुआत कहां से हुई थी, सूडान से हुई थी, और इनकी शुरुआत आपका कांगो से हुई थी। ठीक है, शुरुआत कांगो और सूडान से हुई थी इबोला वायरस की, जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को इबोला वायरस सबसे पहले उसके अंदर पाया गया था, और एक व्यक्ति के अंदर पाया गया था। बाद में पता चला कि इबोला वायरस किससे हुआ, ये जो वहां पर पिग्मीज नाम की जनजाति है और बुशमैन है, ये लोग कच्चा मांस खाते हैं, तो कच्चा मांस कुत्ते का खाते थे, तो वहां से इबोला वायरस फैला। दोस्तों इबोला वायरस कुत्ते से आया, फिर कुत्ते की जांच की गई तो कुत्ते को पता चला उसको कोई चमगादड़ था, वो चमगादड़ उसको काटा करता था, मतलब उसके कीड़े नोचा करता था, तो चमगादड़ से ये वायरस कुत्ते में आया। फिर ये चमगादड़ में वायरस कहां से आया, तो पता चला एक कोई जंगली फल था, उस जंगली फल के सड़ने पर वो वायरस उत्पन्न हुआ था, जो कि आपका पहले चमगादड़, फिर कुत्ता, फिर इंसान के शरीर में गया। ठीक है, तो इस प्रकार के वायरस के लिए वुहान सिटी को दोबारा से क्या किया गया है, इस पर इल्जाम लगाया गया है कि कोरोना का कारण आप लोगों के यहाँ खाई जाने वाली प्रजातियां हैं जो कि आप लोगों ने खाई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये वायरस फैला है। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है? सभी लोग क्लास में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, हाँ सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने साल 2023 में चंद्रमा पर पहुंचने के लिए स्पेस प्रोग्राम की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसने घोषणा की है दोस्तों? तुर्की ने घोषणा की है। तुर्की जो आपके यूरोप और अरब के बीच में आने वाला एक ऐसा देश है जो कि आपका यूरोप और अरब के बीच कनेक्टिविटी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार क्या हुआ है, इस बार आपका क्या किया गया है,
जो तुर्की है, तुर्की ने अपने मून मिशन, जिसको चंद्र मिशन भी कहते हैं, अपने चंद्र मिशन के लिए घोषणा की है कि 2023 तक हम क्या करने वाले हैं, 2023 तक हम अपना एक प्रक्षेपण करने वाले हैं चंद्रमा के लिए, और 2030 तक ये दुनिया में उन देशों में शामिल हो जाएंगे जो कि आपके चंद्रमा और मंगल दोनों ही ग्रहों पर जो देश उतर चुके हैं, जो कि हमने कल भी पढ़े थे। तो ध्यान रखिएगा चंद्र मिशन की घोषणा। और चाइना, जो आपका तुर्की है, तो तुर्की के बारे में ध्यान रखिएगा। तुर्की का अपना जो इनका जो स्पेस एजेंसी, जिसको टीएसए कहते हैं, टीएसए का मतलब होता है दोस्तों तुर्की स्पेस एजेंसी, जो कि 2018 में ही स्थापित हुई है। ठीक है, टीएसए की स्थापना, तुर्की स्पेस एजेंसी की स्थापना 2018 में हुई, और उसके बाद से इन्होंने हाल ही में क्या किया है, घोषणा की है कि चंद्र मिशन और अन्य प्रक्षेपण जो परीक्षण होंगे, उन परीक्षणों के लिए 2023 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के माध्यम से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से क्या करने वाले हैं ये लोग, एजेंसी की मदद से प्रक्षेपण करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने घोषणा की अभी हाल ही में। ठीक है, तुर्की की बात करेंगे दोस्तों, तो तुर्की की राजधानी और तुर्की के अगर उसकी बात करें करेंसी की, तो तुर्की की करेंसी क्या है, तुर्की की करेंसी लीरा है, जिसको तुर्किश लीरा भी कहते हैं। तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों, अंकारा है। क्या है इसकी राजधानी, अंकारा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अंकारा और लीरा। सभी का क्लियर है कि नहीं है। और चंद्र मिशन और यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने और अंतरिक्ष उपग्रह प्रणाली को शुरू करने की इन्होंने बात की है, और 2023 तक तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से, रॉकेट की मदद से ये प्रक्षेपण करेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी घोषणा की है कि आने वाले समय में उसके बाद 2024 से 2030 के बीच, 2024 से 2030 के बीच ये क्या करने वाले हैं, अपना स्वदेशी रॉकेट की मदद से परीक्षण करेंगे। तो स्वदेशी रॉकेट की मदद से इन 7 सालों के बीच में ये डेवलप करेंगे, जो कि इनकी तुर्की स्पेस एजेंसी करेगी, जो 2018 में स्थापित हुई थी। क्लियर है सभी का। इसी प्रकार से बहुत सारी स्पेस एजेंसी के नाम एग्जाम में आते हैं दोस्तों, जैसे नासा का बहुत बार पूछा जाता है, जाक्सा का बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे देश में कौन सा है दोस्तों, हमारे देश में इसरो है। ठीक है, तो जाक्सा, जिसको जापान स्पेस एजेंसी है, तो ये आपकी जापान स्पेस एजेंसी ये 2003 में स्थापित हुई थी टोक्यो में, कल भी मैंने आपको बताया था। नासा जो है, नासा यूएसए की है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। आइजनहोवर नासा के क्या है, संस्थापकों में आते हैं। क्लियर हो गया। इसरो के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, और इसरो के अभी के जो चीफ हैं कौन है, आपके के सीवान है, जो कि इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सभी का क्लियर है कि नहीं है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो इन चीजों को रिवाइज करते रहा करिए, ताकि आप लोगों की चीजें आगे भी बढ़ती रहें। ठीक है, सभी क्लियर है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा 2030 में ही क्यों घोषणा की है तुर्की ने, मैं आपको बता दूं, तुर्की की जो मेन स्थापना हुई थी वो आपकी 1923 में हुई थी। 1923 में तुर्की क्या हुआ था, 1923 में तुर्की गणराज्य बना था, पहले राजशाही शासन चलता था। तो 100 वर्ष हो गए हैं इनके क्या, इनको रिपब्लिक बने हुए। तो उस उपलक्ष्य में 2023 में क्या करने वाले हैं, रॉकेट के, यूरोपियन रॉकेट के माध्यम से ये प्रक्षेपण करने वाले हैं मून की ओर। क्लियर है सभी को। कल हम लोगों ने इस बात को पढ़ा भी था कि कौन कौन से देश मून और मंगल ग्रह पर क्या कर चुके हैं, अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मून पे तो बहुत सारे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल पे बहुत सारे लोग बना चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का फैसला किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो इलेक्शन में आपके जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने यूएसए में कई बार उनके ऊपर ऐसे इल्जाम आए कि उन्होंने वहां के लोगों को भड़काया है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर रियॉट्स खड़े करने की, वहां पर आंदोलन खड़े करने की कोशिश करी। तो इसके लिए उनके ऊपर काफी बार इल्जाम भी लगाए यूएनएचआरसी ने। यूएनएचआरसी मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में भी एचआरसी होती है, अपने देश की भी है, जिसको आप मानवाधिकार परिषद कहते हैं। मानवाधिकार परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि 47 देशों के समूह से बना हुआ है, 47 कंट्रीज दुनिया की इसमें आती हैं, जो कि दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यक्रम के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन 2006 में जेनेवा में हुआ था। कहां पर हुआ था, जेनेवा में हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या था, जब डोनाल्ड ट्रंप जी थे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, 2018 में इन्होंने यूएनएचआरसी से मेंबरशिप वापस ले ली थी कि मेरी बात को वहां नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर कई बार इस बार का इल्जाम लगा कि इन्होंने अपने चुनाव में रियॉट्स खड़े करने की कोशिश करी, और यूएनएचआरसी ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया था इस बात का। तो इस तरीके से 2018 में 2018 में यूएसए
यूएसए ने इससे क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपके जब जो बाइडेन बने हैं, तो जो बाइडेन ने क्या किया है, अभी फरवरी 2021 में इन्होंने 9 फरवरी को घोषणा की है कि हम दोबारा से यूएनएचआरसी की मेंबरशिप लेंगे। तो इन्होंने यूएनएचआरसी की मेंबरशिप ले ली है। ठीक है, तो अब दोबारा से यूएसए क्या हो गया है, यूएसए इसका मेंबर हो गया है यूएनएचआरसी का। ठीक है, और ध्यान रखिए किसने घोषित की है, जो बाइडेन ने घोषित की, जो भी हाल ही में आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ये आपके यूएनएचआरसी का मेंबर अब दोबारा से कौन बन गया है, यूएसए बन गया है। क्लियर हो गया सभी का, सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नजहत शमीम, नजहत शमीम इसके क्या है, चीफ है। ध्यान रखिएगा नजहत शमीम, नजहत शमीम आपके यूएनएचआरसी के क्या है, चीफ है। क्लियर हो गया दोस्तों। और इस बात के लिए यूएनओ के जो आपके पुर्तगाल के नागरिक हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस, जो आपके यूएनओ के चीफ हैं, पुर्तगाली नागरिकता है उनके पास। उन्होंने बड़ा यूएसए के लिए बहुत बात कही है कि यूएसए का हम स्वागत करते हैं दोबारा से, अगर यूएसए हमारे यूएनएचआरसी में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। तो सभी लोग क्लास को दोस्तों शेयर भी करते रहा करिए, आप लोग अच्छी मात्रा में आज आए हुए हैं, तो ऐसे ही आप लोग बने रहा करिए ताकि आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जा सके। आप लोग 100 तक यहाँ पर इस क्लास में 100 तक लाइव ला दीजिए। मैं इस क्लास को 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। एक क्लास आपकी सुबह होगी जो डेली करंट अफेयर्स होगी 7 बजे, और एक क्लास आपकी एग्जाम बेसिस होगी जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं। मैंने आपसे वादा किया है, मैं वादा जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर के लिए क्या हुई है, शॉर्टलिस्ट हुई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार जलीकट्टू बाहर हो गई है, अभी हाल ही में जलीकट्टू बाहर हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिट्टू जो कि आपकी 16 मिनट की 16 मिनट्स की एक शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, 16 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म आपकी बिट्टू जो क्या है, ये आपके ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट मूवीज में शामिल हुई। तो टॉप 10 मूवीज में जो शामिल हुई है, टॉप 10 मूवीज जो शॉर्टलिस्ट हुई है, 174 मूवियां आई थी, उनमें टॉप 10 शॉर्टलिस्ट मूवी में आपका किसका नाम अभी बना हुआ है, किसका नाम बना है दोस्तों, बिट्टू का नाम बना हुआ है। क्लियर है, तो ध्यान रखिए बिट्टू के बारे में। अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की दौड़ अगर करेंगे तो ऑस्कर की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मूवीज की दौड़ में हमारी बिट्टू और फ्लिपकार्ट दोनों ही थे, वो फ्लिपकार्ट कह रहा हूं, जलीकट्टू दोनों ही थे, लेकिन जलीकट्टू अभी टॉप 15 में जगह नहीं बना पाई, फिर ये बाहर हो गई। ध्यान रखिएगा जलीकट्टू की बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा, एग्जाम में बहुत बार आया दोस्तों, मलयालम मूवी है, ध्यान रखिए मलयालम भी भाषा है, लिजो जोस। ध्यान रखिएगा इसके जो प्रोड्यूसर है कौन थे, लिजो जोस इसके निर्देशक है। ठीक है, और ये निर्देशक लिजो जोस की मूवी जो है ये किस भाषा में है, ये मलयालमी लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये बाहर हो गई। और जो बिट्टू है, बिट्टू मूवी जो आपकी 16 मिनट्स की मूवी है, ये आपकी ताहिरा कश्यप जो है, ताहिरा कश्यप और आपके एकता कपूर, ध्यान रखिएगा बिट्टू की जो निर्देशन है वो आपके एकता कपूर द्वारा किया जा रहा है, और एकता कपूर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो एकता कपूर के साथ साथ आपके ताहिरा कश्यप और आपके गुनीत मुर्गा, तो ध्यान रखिएगा ताहिरा कश्यप, ये लोग इसमें शामिल है। तो ये मूवी आपकी टॉप 10 मूवीज में अभी शामिल है। तो इंडिया की एक आस बनी हुई है कि ऑस्कर में इंडिया की एक मूवी शॉर्टलिस्ट होगी। क्लियर हो गया सभी का, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। हाँ, बिट्टू एकता कपूर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिट्टू बकबक। गीतांजलि श्रीवास्तव जी बहुत लेट आ रहे हैं, आप इतना लेट नहीं आना होता है। ठीक है, इतना लेट आने की नहीं बनती है। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया, सभी का क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप सीपीसीबी कहते हो, ने किन कंपनियों को प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने पर 72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या बवाल हुआ है इसके बारे में आपको बता दूं। जो आपका सीपीसीबी है, सीपीसीबी यानी कि जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने घोषित कर दिया कि इनको एक साल में जो आपकी पेप्सिको है, पेप्सिको इंडिया, पेप्सिको, कोक और बिस्लरी, तो ध्यान रखिए इन तीनों को ये बोला गया था कि लगभग जो आपको ओवरऑल साल भर का जो गार्बेज निकालना है प्लास्टिक का, वो आपको निकालना होगा लगभग कितना, लगभग आपको निकालना होगा 1,05,074 टन। तो ध्यान रखिएगा 1,05,074 टन इनसे बोला गया था कि इतना गार्बेज आपको प्लास्टिक का लाना है। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जो इन लोगों ने अपना गार्बेज निकाला, जो प्लास्टिक की जो बोटल्स निकाली, जो इन्होंने इकट्ठा करवाई है, वो उस हिसाब से बहुत कम है। तो पेप्सिको, कोक और बिस्लरी सभी पर क्या लगाया गया, इन टोटल पर मिलाकर
72 करोड़ का जुर्माना लगाया है किसने, सीपीसीबी ने, कि जितना गार्बेज हमने बोला, जितना प्लास्टिक का गार्बेज हमने बोला उतना आप लोग लेकर नहीं आए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सीपीसीबी है जिसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में इसकी स्थापना हुई थी। सीपीसीबी के जो अभी चीफ हैं आपके कौन है, अभी चीफ जो है शिवदास मीना जी हैं, और शिवदास मीना जी ने ही इन पर क्या लगाया है, इन पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो गया, आपका पहली कौन सी कंपनी है आपकी, पेप्सिको, फिर कोक और फिर बिस्लरी आती है। तो ध्यान रखिएगा, बिस्लरी पर जो आपका प्रतिबंध लगाया गया है, बिस्लरी पर जो जुर्माना लगाया गया है वो लगभग आपका 10.75 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका बिस्लरी के बाद आपका कोक और पेप्सिको है। तो पेप्सिको पर लगाया गया है लगभग केवल 8 करोड़, पेप्सिको पर लगाया गया है 8.7 करोड़ का जुर्माना। सबसे ज्यादा जो जुर्माना लगाया गया दोस्तों वो लगाया गया आपका कोक पर, ठीक है, क्योंकि कोक से बोला गया था सबसे ज्यादा गार्बेज लाने को, कोक सबसे कम गार्बेज लेकर आए, ठीक है। तो इन पर लगाया गया दोस्तों कितना, कोक पर लगाया गया है 50 करोड़ का, 50.56 करोड़ का जुर्माना लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन पर जुर्माना कैसे लगाया दोस्तों, सीपीसीबी ने लगाया, जो कि आपका 1974 में स्थापित है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे पेप्सिको की और हम लोग कोक की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, बिस्लरी की, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। पेप्सिको की बात करते हैं दोस्तों, पेप्सिको की अगर बात करेंगे तो पेप्सिको की स्थापना 1965 के दौरान, इसको वैसे तो ये 1800 के दौरान के हैं, लेकिन वे कोक के अधीन आ गए, तो इनकी स्थापना आपके 1965 में की गई थी, ठीक है, 1965 में की गई थी। और हैरिसन न्यूयॉर्क में है और हैरिसन यूएसए में इसका क्या है, मेन आपका मुख्यालय बना है, ठीक है। दोस्तों हम लोग कोक की बात करेंगे तो कोक की इकाई के रूप में ही ये काम करते हैं। तो कोक की स्थापना हुई थी 1886 में, 1886 में, और ये भी यूएसए में। बिस्लरी की बात करेंगे दोस्तों, तो बिस्लरी की अगर बात करते हैं तो बिस्लरी की स्थापना भारत में ही हुई थी, 1969 में हुई थी, उनकी स्थापना मुंबई में की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोक की सब्सिडियरी के रूप में ही आपकी पेप्सिको काम भी करती है, ठीक है, पेप्सिको आपकी कोक की सब्सिडियरी के रूप में ही काम करती है, ठीक है। राकेश पासवान जी बातें मत करिए, ठीक है, सभी लोग क्लास में शेयर भी करते रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और इन चीजों को ध्यान रखिए, ये चीजें एग्जाम में आती हैं कि इनकी स्थापना कब हुई या ये कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो मैं आपको लगे हाथ साथ में आपके क्वेश्चन के साथ बता देता हूं। क्लियर हो गया सभी का। जो इनसे बोला गया था वो क्या था, वो इनसे बोला गया था ये कि लगभग इनको 1,05,774 टन इनको गार्बेज लेकर आना है, लेकिन सबसे कम गार्बेज केवल 5,044 टन गार्बेज फोक लेकर आई है, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद की गई थी कि सबसे ज्यादा गार्बेज लेकर ही आएगी। तो ये गार्बेज लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। क्लियर है दोस्तों। पेप्सिको की बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं, पेप्सिको जो गार्बेज लेकर आई है वो गार्बेज लेकर आई थी 11,192 टन, 11,192 टन गार्बेज लेकर आए हैं। अगर हम लोग बिस्लरी की बात करेंगे तो बिस्लरी सबसे ज्यादा गार्बेज लेकर आई थी, 21,000 टन गार्बेज लेकर आए हैं। इसीलिए यहां पर क्या है, इसीलिए यहां पर इन पर प्रतिबंध भी कम लगे हैं, लेकिन कोक पर बहुत प्रतिबंध लगा है, क्योंकि कोक केवल 5,774 टन ही क्या लाई है, गार्बेज लेकर आई है, जिसकी वजह से 50 करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, आज के लिए क्लास इतनी रहेगी, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। अंकित पांडे जी क्या बता रहे हैं आप, ग्रुप डी के लिए बताइए क्या बताना है, आप मेरे को बताओ क्या बताना है। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहा करिए, बहुत जल्दी आपकी क्लास शायद मंडे से सुबह 7 बजे हो जाएगी। बस आप लोग एक बार क्लास को अच्छे से शेयर करते रहा करिए, ताकि क्लास में यहां से अगर 100 लोग उठ जाएंगे तो 7 बजे जब आएंगी तो अच्छे से बच्चे पढ़ने लगेंगे, फिर हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मैं शशांक तिवारी।